हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस क्लासेस पर बेस्ड हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने सेफ्टी ऑफ इन वेल्डिंग में भी के बारे में पढ़ा हुआ, तो उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू सेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है और दूसरा एमसीक्यू सेशन आज हम करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अपनी एनएमडीसी की तैयारी के लिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च में जो आपकी वैकेंसी आई है उसकी तैयारी के लिए, इंदिरा गांधी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, गोवा शिपयार्ड में भी वैकेंसी आई है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए और हमारे साथ तैयारी में जुड़ जाइए। तो आज के इस सेशन में हम फिर से एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कभी भी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शन है, घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े से साफ करना चाहिए, वेल्डिंग के बिल्कुल पास नहीं रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो जाएगा आपका। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए कि इसमें से क्या सही हो सकता है। जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट के बारे में मैंने आपको, जो मशीन सेफ्टी है उसके बारे में मैंने आपको बताया है और उसमें आपको कैसे हम अपनी मशीन को सेफ रखेंगे उसके बारे में पॉइंट वाइज मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमें उसे घसीटना नहीं चाहिए, गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए और वेल्डिंग के बहुत पास नहीं रखना चाहिए। कहीं स्पैटर वगैरह उसके वायर पर गिर सकते हैं और उसे जला सकते हैं। तो ये हमारी मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं बिजली की आग को बुझाने के लिए, लकड़ी की आग को बुझाने के लिए, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए, उपरोक्त सभी। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी जिसमें सारे तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर थे। तो जो लोग भी प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्रीवियस क्लासेस को भी देखिए और अपने एमसीक्यू को और मजबूत करिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इसका सही जवाब जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो सकता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बिजली की आग बुझाने के लिए, लकड़ी की आग बुझाने के लिए या तेल से लगी आग बुझाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्निप एक प्रकार की कैंची या किस धातु की बनी होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेल्डिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्निप, इसका एंगल भी पूछ सकता है, पॉइंट एंगल पूछ सकता है या फिर इसका मटेरियल पूछ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको मटेरियल के बारे में पूछा गया है कि स्निप किस मटेरियल की बनी होती है। तो आपके ऑप्शन है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन। तो इसका सही जवाब है हाई कार्बन स्टील। जो हमारी स्निप होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट। हेक्सा ब्लेड, हैंड हेक्सा ब्लेड किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं? ठीक है, किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है टंगस्टन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए इसका कि किस मटेरियल की हैंड हेक्सा ब्लेड बनाई जाती है, नहीं बनाई जा सकती है। तो आपको पता है माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि जो भी हमें कटिंग टूल होते हैं वो हार्ड होने चाहिए टूल, और जो माइल्ड स्टील होती है वो सॉफ्ट होती है, इसीलिए टंगस्टन स्टील की बनाई जाती है, हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है और हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, लेकिन माइल्ड स्टील की नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर करके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देते रहिए। चलिए नेक्स्ट। छेनी यानी चीज़ल की बात की गई है। चीज़ल एक कटिंग टूल है या किस धातु की बनी होती है? कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए कि छेनी एक, आपको पता ही है, कटिंग टूल के अंतर्गत आता है या किस धातु की बनी होती है। सभी लोग कमेंट करिए इसका जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, या किस चीज़ मटेरियल की बनी होती है? हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, ना कार्बन स्टील, ना माइल्ड स्टील, ना हाई कार्बन स्टील। ये कटिंग टूल होती है, चीज़ल चिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सरफेस को सतह पर चिपिंग करने के लिए हम लोग चीज़ल का उपयोग करते हैं। चलिए,
हैंड एक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा ही जाता है कि जो हैंड एक्सा ब्लेड होती है उसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है। दोनों सुराखों की दूरी से, दोनों सुराखों के बाहरी किनारों से, दोनों सुराखों की केंद्रीय दूरी से, ब्लेड के एक किनारे से दूसरे किनारे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी ब्लेड होती है, देखिए आपका ब्लेड जो होती है वो इस तरह की कहीं बनी होती है, थोड़ा यहाँ पे राउंड होती है और यहाँ पे आपके होल दिए रहते हैं जिनको हम क्या करते हैं, क्लैंपिंग करने के लिए उन होल का इस्तेमाल करते हैं। उन होल के जो सेंटर के बीच की दूरी है उससे हम हैंड एक्सा ब्लेड की लंबाई को मेज़र करते हैं, उसकी लंबाई वहाँ से ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड फेज वेल्डिंग में पार्ट को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? सॉलिड फेज वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फोर्ज वेल्डिंग। ठीक है, जो हमारी सॉलिड फेज वेल्डिंग है उसका दूसरा नाम फोर्ज वेल्डिंग भी होता है, जो कि किस में आता है? नॉन फ्यूजन या प्लास्टिक प्रेशर वेल्डिंग में आता है। ठीक है, चलिए चिपिंग गॉगल का जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है? आपके ऑप्शन दिए हैं प्लास्टिक, रबड़, बेकेलाइट, उपरोक्त सभी। जो हमारा चिपिंग गॉगल होता है उसका फ्रेम किसका बना होता है? आपके ऑप्शन दिए हैं प्लास्टिक, रबड़, बेकेलाइट, उपरोक्त सभी। तो सभी लोग कमेंट करिए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट का हमारा जो चिपिंग गॉगल होता है उसका जो फ्रेम होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेती के फेस यानी फाइल की बात की गई है। रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं? जो हमारी फाइल होती है उसके फेस पर जो दांतें कटे होते हैं उसमें जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कट, ग्रेड, पिच या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्डिंग के दौरान कौन सी किरणें उत्पन्न होती है? बहुत ही सिंपल है, जो कि नंगी आंखों तथा त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही जवाब है दोनों रेज उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर और हमारी आंखों के लिए, त्वचा के लिए और आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसीलिए हम लोग पीपीई इस्तेमाल करते हैं अपने हर बॉडी पार्ट के लिए, चाहे वो सर हो, आँख के लिए हो, नोज़ मास्क हो, एप्रॉन हो, शूज़ हो, ठीक है, हैंड स्लीव हो, लेग गार्ड हो। तो ये जो पीपीई हम इस्तेमाल करते हैं इन सभी पीपीई का उपयोग इन रेस से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग केबल तांबे की बनी होती है, सही है, तथा व्यास के अनुसार इसकी क्षमता होती है 125 से 600 एम्पियर, 100 से 500 एम्पियर, 50 से 300 एम्पियर, 80 से 400 एम्पियर। तो इसका सही जवाब है 125 से 600 एम्पियर की जो इनकी क्षमता के अनुसार होती हैं, जो व्यास के अनुसार इनकी क्षमता होती है। तो 125 से 600 एम्पियर इनकी क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट। लकड़ी को रेतने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लकड़ी की फाइलिंग अगर हमें करना है तो किस प्रकार की फाइल का इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शन है डबल कट, सिंगल कट, रैस्प कट। ठीक है, यहाँ पे रैस्प कट हो जाएगा, रैप लिखा हुआ है, रैस्प। ठीक है, रैस्प कट, स्पाइरल कट। तो इसका सही जवाब है रैस्प कट फाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, फोर्ज स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही जवाब है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसका स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। ठीक है, इसकी शुद्धता में हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में, स्प्रिंग स्टील। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के स्टील रूल बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है? बेंच वाइज का साइज लिया जाता है भार से, स्पिंडल की लंबाई से, जॉ प्लेट की चौड़ाई से, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। आप सभी लोगों को पता है जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइज का साइज। ठीक है, चलिए मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए करते हैं डॉट पंच का प्रयोग, सॉलिड पंच का प्रयोग, सेंटर पंच का प्रयोग, हॉलो पंच
का प्रयोग। ठीक है, तो आप सभी लोग जवाब दीजिए। आपको पता है 3 तरह के आपके पंच होते हैं, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच। तो उनमें से किस पंच को हम जो लाइन खींचते हैं उनको और पक्का करने के लिए यानी और हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही जवाब है डॉट पंच। ठीक है, जिसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है और प्रिक पंच जो हमारा होता है 30 डिग्री का होता है। सेंटर पंच में इस्तेमाल जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं उसका सेंटर बनाने के लिए, ताकि ड्रिल को बैठने के लिए, उसके जो एज है ड्रिल की उसको बैठने के लिए जगह मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। ठीक है, चिपिंग करने के लिए, रिवेटिंग के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, वेल्ड धातु के स्लैग उतारने के लिए। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग चिपिंग हैमर सुनेंगे, पहला चिपिंग करने वाला पढ़ेंगे और मैं भी उसको क्लियर कर देंगे। तो आप सभी लोग, इसका सही जवाब है वेल्ड धातु के स्लैग उतारने के लिए चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है बहुत लोग इस ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे और उनका गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। जब आप ITI एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर टाइम की कमी नहीं होती है, बस आपको वहाँ पे जो टाइम दिया जाता है उसको इस्तेमाल करना रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है स्लैग उतारने के लिए चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग शॉप में चिपिंग हैमर का। ठीक है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है, इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 60 से 75 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 45 से 50 डिग्री, 12 से 15 डिग्री। तो इसका सही जवाब है 12 से 15 डिग्री होता है स्क्राइबर का मार्किंग टूल। ठीक है, तो 2 तरीके का स्क्राइबर हमारे पास आता है, एक हमारा स्ट्रेट होता है और एक हमारा बेंट टाइप होता है। ठीक है, जो सकरी जगह होती है वहाँ पर अगर हमें मार्किंग करनी है तो हम लोग बेंट टाइप स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो हमारे ओपन रहती हैं वहाँ स्ट्रेट स्क्राइबर आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। वेल्ड में क्लोज जॉइंट हैं जो पास पास होते हैं, जिसमें रूट गैप ना रखा हो, जो बंद जोड़ हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जिसमें रूट गैप नहीं होता है। जब 2 धातुओं को, जो 2 प्लेट हैं हमारी, उनको जब हम जोड़ते हैं और अगर उसमें हम रूट गैप नहीं रख रहे हैं तो ऐसे जॉइंट को हम लोग क्लोज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग की खोज सर हम्फ्री डेवी ने किस सन में की थी? आर्क वेल्डिंग की खोज किस सन में की गई थी? आपके ऑप्शन है 1920, 1801, 1901, 1925। तो इसका सही जवाब है 1801 ईस्वी में आर्क वेल्डिंग की खोज की थी सर हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा बहुत कम बार गया है, शायद नहीं पूछा गया, पर कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, स्पैटर लॉस का अर्थ है पिघली धातु को बिखरने से हुई हानि, धातु के भार में हुई कमी, स्पैटर में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जब स्पैटर लॉस क्या होता है तो आप जानते हैं, जब हमारा जो स्पैटर क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो मेटल होता है, छिटक के जो छोटे छोटे कण में छिटक कर बाहर निकलता है उसको स्पैटर कहते हैं। तो क्या होगा, पिघली धातु के बिखरने से हुई धातु, तो एक तरह से वो हमारा ही जो इलेक्ट्रोड की जो धातु है उसमें कमी कर रहा है, इसीलिए हमारा ये मेटल में लॉस है, पिघली धातु में लॉस है, स्पैटर लॉस इसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं है स्पैटर लॉस का मतलब स्पैटर कम हो गया तो लॉस नहीं। वो जो स्पैटर होते हैं वो आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोड के अंदर जो मेटल होता है उसी का होता है। तो अगर हम एक पूरा इलेक्ट्रोड यूज करें तो उसमें जो स्पैटर निकल रहे हैं वो हमारा लॉस में काउंट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैटर लॉस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आए होंगे जो कि प्रीवियस क्लास पर बेस्ड हैं। आप जो लोग भी नए हैं, प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्रीवियस क्लासेस का, आप देखिए और अपने MCQ और अपने टॉपिक को भी क्लियर करिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।